नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको करा रही हूँ कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। ठीक है, ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में है। इससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानी और नाटक का क्या संबंध है, कहानी को किस प्रकार से बनाया जा सकता है और एक कहानी से किस प्रकार से नाटक का रूपांतरण किया जा सकता है, और नाटक का रूपांतरण करते हुए किन किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपकी जो तीसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका एक चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न जो हैं इसमें आ जाते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि जो हमारे प्रमुख नाटककार हुए हैं पारसी थिएटर के नारायण प्रसाद बेताब, ठीक है, उनकी एक लाइन है जो कि इस नाटक से संबंधित है या नाटक रूपांतरण से संबंधित है। ना ठेठ हिंदी ना खालिस उर्दू, ज़बान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से ना मिश्री, डली डली दूध में घुली हो। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं कि प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है, भाषा भी एक जैसी होती है, फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों। कहने का मतलब ये है कि हर एक साहित्य में कोई ना कोई एक कहानी ज़रूर होती है और भाषा भी मिलती जुलती होती है, लेकिन इनकी विधाएं अलग अलग हैं। जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गए, निबंध हो गए, पत्र हो गए, ठीक है, वो अलग अलग स्वरूप है इनका। वे ऐसे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं। क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आ सकता है। मतलब विधा बदलने का मतलब होता है कि जैसे कहानी अलग चीज़ अलग विधा है, नाटक अलग विधा है, उपन्यास अलग विधा है, निबंध अलग हैं, पत्र अलग हैं, संस्मरण अलग है, रेखा चित्र अलग है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इन चीज़ को हम अलग अलग जो ये पार्ट्स होते हैं इनको हम विधा बोलते हैं, मतलब एक तरीका। ठीक है, तो इसका जो अगर हम कोई भी एक विधा बदल देते हैं तो इसमें जो है क्या हमारे काव्य मतलब यहाँ पर साहित्य से है कि काव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आस्वाद में मतलब जो उसका भाव है उसमें भी बदलाव आता है। साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है, न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है बल्कि उनके तत्व भी अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर अलग अलग विधाएं हैं तो उनके अलग अलग स्वरूप हैं, उनकी अलग अलग रचना प्रक्रिया है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, उसकी भाषा में भी थोड़ा सा बदलाव होगा, और एक विधा बदलने से जो है उसमें बहुत कुछ बदल जाता है। अगर हम पत्र लिख रहे हैं उसकी लिखने का तरीका अलग है और निबंध लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, कहानी अलग तरीके से लिखेंगे, नाटक अलग तरीके से लिखेंगे, निबंध अलग तरीके से लिखा जाता है, और अनुच्छेद अलग तरीके से लिखा जाता है। तो मतलब हर एक विधा का अपना एक अलग महत्व होता है। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि समय के साथ जो है हमारी विधाओं में परिवर्तन होता रहता है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य समानताओं को समझना आवश्यक है। इसमें जो है वैविध्य समानताएं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो समानताएं हैं जो कॉमन होती हैं उनको समझना चाहिए कि इसमें चीज़ क्या कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे ये जो लेखक है वो ये बोलते हैं कि इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा, यानी कि नाटक की कौन कौन सी विशेषताएं हमें समझना होगा। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता और अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पर कहानी का संबंध एक लेखक से है और एक पाठक से है। सिर्फ 2 व्यक्ति इनके बीच में होता है, एक कहानी लिखने वाला और एक पढ़ने वाला। लेकिन नाटक का संबंध जो है उसके लेखक से होता है, निर्देशक से होता है, उसमें पात्र कौन कौन से हैं उनसे होता है, जो देखने वाले दर्शक हैं उनसे होता है, श्रोता जो सुनने वाले, नाटक को सुना भी जाता है, जैसे रेडियो पर कई बार नाटक प्रसारित होता है तो उस नाटक को हम देख नहीं सकते, उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पर श्रोता भी इसमें शामिल होगा, और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इनको एक दूसरे से जोड़ते हैं।
चूँकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक और फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ हम देख लेते हैं तो काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक, सालों तक हम उस चीज़ को याद रखते हैं। तो दृश्य का हमारी स्मृतियों से, हमारी यादों से उनका गहरा संबंध होता है। यही कारण है कि गोदान देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। ये कुछ उपन्यास के नाम हैं जिनका की नाट्य रूपांतरण किया गया है। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। यानी कि इसमें जो है सिर्फ कहानी को लिखने वाला लिख देता है और पढ़ने वाला पढ़ता है, लेकिन जो नाटक होता है उसको मंच पर, यानी कि मंच को क्या बोलते हैं हम, स्टेज, ठीक है। तो स्टेज पर उसको प्रस्तुत किया जाता है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, मंचित किया जाता है उसको। तो नाटक को मंच पर अभिनेता और अभिनय द्वारा प्रस्तुत करता है। ठीक है बेटा। तो इनका जो है अपना गहरा दृश्य होता है। चूँकि दृश्य का स्मृतियों से ना चाहिए हो गया। कहानी कही जाती है, पढ़ी जाती है। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है। मंच सज्जा का मतलब यहाँ पर है कि नाटक किस समय काल के अनुसार जो है वो मंचित किया जा रहा है, तो उसी प्रकार से मंच को तैयार किया जाता है। अगर आधुनिक काल का समय लिया जाए तो आधुनिक हिसाब से मंच को तैयार किया जाएगा, बैकग्राउंड जिसको कहा जाता है। और अगर महाभारत या रामायण या अन्य किसी पुराने काल से संबंधित हो तो हम मंच को उसी हिसाब से सजाते हैं, उसको मंच सज्जा कहा जाता है। संगीत होता है, प्रकाश की व्यवस्था होती है। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है। पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास भी होता है, संवाद भी होते हैं, द्वंद्व भी होता है और चरम उत्कर्ष भी होता है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व ही हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों की समानता हमें बताई गई है कि कहानी में क्या होता है, दोनों में मतलब नाटक और कहानी में कहानी भी होती है, उसमें पात्र भी होते हैं, उसमें परिवेश यानी कि वातावरण भी होता है। कहानी का क्रमिक विकास यानी कि किस तरह से कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, क्रमिक विकास होना। ठीक है, संवाद भी होते हैं कहानी में, द्वंद्व भी होता है। द्वंद्व का मतलब होता है क्लाइमैक्स होना या बातों का विरोधाभास होना। यहाँ पर द्वंद्व लड़ाई नहीं है, बातों का विरोधाभास होना। ठीक है, यहाँ पर चरम उत्कर्ष भी होता है, यानी कि सस्पेंस भी होता है और एक अंत तक आते आते कहानी जो है एक चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाती है, एंड तक पहुंचती है। और इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं है। यानी कि नाटक में जो है हम द्वंद्व को काफ़ी लंबे समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं या लंबा उसको खींच सकते हैं, लेकिन कहानी में इसकी मात्रा को हम लंबा नहीं खींच सकते। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि कहानी को नाटक में रूपांतरण करने के लिए, यानी कि जब हम एक कहानी का नाट्य रूपांतरण करते हैं, नाटक में उसको बदलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कहानी की जो कथा वस्तु है उसको हम समय और स्थान के आधार पर विभाजित करते हैं कि किस समय से संबंधित है ये कहानी और स्थान किस प्रकार का है, विदेश का है, भारत का है या कहीं और का है, गांव का है, शहर का है। ठीक है, इस तरह का परिवेश हमें वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटित है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटित है, किसी स्थान पर किसी समय में घटित है।
तो कहानी के जो है इसका रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी का विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटित है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटित है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समयावधि समयाविहीन हो। ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो भी सकता है कि कोई कहानी या नाटक इस प्रकार का हो जिसमें कोई पर्टिकुलर स्थान या कोई समय ना हो। कहानी की कथा वस्तु यानी कि कथानक को सामने रखकर एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि उसको उसका एक एक घटना को जो है निकाला जाता है। किसी कहानी से संबंधित जो है प्रत्येक घटना को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना ज़रूरी है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यह है कि यदि घटना एक स्थान और एक समय में घटित हो रही है तो वह एक दृश्य होगा। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कौतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। ठीक है, ईदगाह कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, प्रेमचंद के द्वारा लिखित है ईदगाह कहानी। और इसमें जो है उन्होंने लेखक ने एक मेले का दृश्य प्रस्तुत किया है और उस समय जो है बच्चों के जो खेलने का या मेले जाने का जो उतावलापन है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया है और एक लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके लिए सबसे पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भाग दौड़ रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली से निकलने की राह देख रहे हैं। ठीक है, पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उसके संवाद दिए जा सकते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक का हिस्सा है, क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हों। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। ठीक है, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथा अनुसार तार्किक विकास हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे दृश्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनका क्रमिक विकास भी होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से आरंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि दो दृश्यों को जोड़ने के लिए पहले दृश्य का अंत ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे दृश्य के प्रारंभ से मेल खाता हो। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर तो वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश के संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उनमें कोई संवाद ना हो। ऐसे दृश्यों का पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियाँ, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई ना गई हों। ठीक है, यानी कि एक चीज़ को 2 बार 3 बार नहीं दिखाना चाहिए।
दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियाँ प्राय दृश्यों में नहीं ढल पाती। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियाँ किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के मूल कहानी को पढ़ने से अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं है। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण और परिस्थितियों पर टिप्पणियाँ प्राय दृश्यों में नहीं ढल पाती। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियाँ किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए, विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है या पार्श्व संगीत के माध्यम से, पार्श्व संगीत का मतलब होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिखा दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो कहानी के जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, यानी कि कहानी आई कहाँ से है, वो नाटक के स्वरूप के अनुसार अपने आप को जगह अपनी बना लेते हैं। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है या नहीं। यानी कि जो मंच हमने सजाया है और जो दृश्य प्रस्तुत हम करना चाह रहे हैं तो उसके अनुरूप हमारे जो है और कहानी के अनुसार हमारे संवाद जो है वो पर्याप्त पड़ रहे हैं या नहीं है। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य है। तीसरी बात यह जो ध्यान में रहे वह यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो। यानी कि कठिन शब्दों का यहाँ पर हमारा प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि संवाद ऐसे हों कि जो देखने वाले दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको वो समझ में ना आए। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन यदि मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रख पाना कठिन होता है। एक तो संवाद जो है जब हम मंच पर मंचित करते हैं तो लंबे संवाद नहीं बोल पाते या तो भूल जाते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए संवाद जो है वो छोटे होने चाहिए। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया और ना ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा, परंतु कहानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा और उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका अभिनय है, जो प्राय निर्देशक का काम है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। पात्र की भाव भंगिमाएं यानी कि एक्सप्रेशन और उसके तौर तरीके से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बना जा सकता है। स्थानीय रंग में
संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को प्रमार्जित किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं कि ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हुए हैं। ठीक है, यानी कि म्यूज़िक हो जाए और प्रकाश हो जाए तो हमारे चरित्र को उभारने में, उसको प्रस्तुत करने में वो काफ़ी हमारी मदद करता है। प्राय निर्देशक ही इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य संतोषजनक होता है। रूपांतरण में तो बदलाव, रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों और मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। उदाहरण के लिए ईदगाह का वह हिस्सा जहाँ हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, या जहाँ वह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखक मंच के कोने में आकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। लेकिन आजकल वॉइस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता के माध्यम से संभव है। अम्मा वाले अंश में के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है। इस पर हामिद की ललचाई आंखें, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों के दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां देखी जाएं। ठीक है, इससे संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं। कहानी और नाटक में क्या समानताएं हैं? स्थान और समय का ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी की विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व होता है। नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इन्हें देखकर संवाद लिखें। देखिए यहाँ पर ये जो है ईदगाह कहानी से संबंधित कोई चित्र हैं, इनका आपको इनके संवाद लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, फिर वो मेला जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हमें कि कितने पैसे मिले। हामिद भी तैयार होता है, अपनी अम्मा को बोलता है मेले में जाना है, और यहाँ पर वो उनको विदा कर देती है। मेला घूमते हैं और वो अंत में अपनी माँ के लिए कुछ सामान लेकर आता है। तो इस तरह की जो हमें जो है दृश्य जो प्रस्तुत किए गए हैं वो यहाँ पर दिखाए। तो इन पर आपको संवाद लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाता है।